ठीक है, तो चलते हैं आज के, देखते हैं वीडियो में कि हिंदी व्याकरण और वर्णमाला, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न वहां आएंगे, ठीक ना। पहला प्रश्न में चलते हैं आज। जैसे इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ये आज 1 2 3 4 5 टॉपिक है, इसी से प्रश्न पूछेगा। किसका क्या उच्चारण स्थान है। जैसे पहले हम देखेंगे कंठ में कौन कौन सा वर्ण है। कंठ के उदाहरण के आधार पे कौन कौन बोले जाते हैं वर्ण। तो अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। इसको बोलते हैं विसर्ग। तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ बोलते हैं। जिसे बोलते हैं प्रातः। तो अंतिम में जो लगता है ना प्रातः में, ये वाला वर्ड में तो, ठीक ना। तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव जब प्रश्न देंगे इसमें से, कहेंगे कि बताओ निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो 3 को इसमें से दे देंगे, एक इनमें से दे देंगे, तो कौन आंसर हो जाएगा, वो तीनों होगा। ये नहीं होगा तो क्वेश्चन आंसर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन कंठ के उच्चारण आधार पे वर्ण नहीं है, ये हो जाएगा। ये तो देंगे कि किसका उच्चारण कंठ पे है, या तो केवल ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन ये सब रहेगा, ये चारों, ठीक ना। तो कौन आंसर होगा, कंठ। समझ रहा है ना, नहीं समझा, बताते हैं फिर से, समझ। क्वेश्चन लिख देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आ का उच्चारण है ऑप्शन ए बी सी डी, ये ऑप्शन है तुम्हारा। तो बताओ कौन आंसर होगा, कंठ। ये तीनों छोड़ देंगे, ऑप्शन में ये सब नहीं रहेगा। ऑप्शन में कौन सा रहेगा, ये सब। इस तरह सब्जेक्टिव रहेगा। समझ गया, टाइप 1 समझ गए। चलिए, तो कंठ में कितने वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, आशा कुमारी बताएगी। कंठ से कितने वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान हो रहा है कंठ से, कितने वर्ण है, कौन कौन है, नहीं पूछ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये भी तो है विसर्ग, इसको नहीं गिनेगी। अलगे कहा, इसी में है, यही लाइन में है ना देख रही है। चलिए पहला समझ गए, दूसरा को समझते हैं। तालु का ई, दीर्घ ई, च छ ज झ इया या स, ये सब का उच्चारण स्थान किससे है, तालु से है। आप लोग सुनते होंगे, क्या नाम है, उठो। हाँ, अलग आधार पर देखिएगा तो उसका अलग भी उदाहरण है, लेकिन इसको रखते हैं किस में, तालु में रखते हैं। तो बताओ ये कौन सा है, तलावी सा। तलावी सा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है ना, तालु है, इसलिए इस सा को रखा गया इसमें, और दोनों सा को नहीं रखा गया है। ठीक है, बैठ। तुम कल बोला था कि सर झ बताइए कौन सा वर्ण है, इसका उच्चारण क्या है। जब झ बोलते हैं हम, झ देखा, झ बोलते समय तुरंत वो निचला में वो ही सकता है जी, इसलिए बड़े बड़े एग्जाम में जाइएगा ना तो झ को उच्चारण अलग है, लेकिन 10th तक को इसी में रख दिया गया है, क्लास 10 तक यहीं तक है, क्योंकि आगे चलते चलते वर्ण की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग तरह डीप चले जाते हैं, लेकिन 10th तक उतना डीप नहीं है, इतना ही है। तालु तक समझ जाइए कि ये सब शामिल है। ठीक, आगे चलते हैं मूर्धा में। मूर्धा में कौन कौन आ जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझ जाएगा ना। अगर मान ली कह दिया कि यहाँ का उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का है, ऑप्शन यही रहेगा, इनमें से तो कौन रहेगा,
तालु। समझ में आ रहा है ना? लगले हम ऑब्जेक्टिव बनाते जा रहे हैं, खाली बना हुआ नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं उसी तरह से। चलिए इतना समझ गए। अब चलते हैं मूर्धा को समझते हैं। री, टा, ठा, डा, ढा, त्वरीना, र और मूर्धन्य स। इस सब को हम रखते हैं कहां पर ही? तुम सबके जब स पढ़ता होगा तो इस स को बोलता होगा मूर्धनी स, बोलता है ना मूर्धनी स। क्यों बोलते हैं? कि मूर्धा से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो याद रखना पड़ेगा कि मूर्धा में कौन कौन आता है। ऐसे ज्यादातर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो यही पूछा जाएगा। मुंह बंद हो, ये ना ढ, देखिए मुंह नहीं सट रहा है। ढ, जब ढ बोलते हैं ना जीभ बहुत घूमता है। वो तालु में तुमको लग रहा होगा तालु जैसा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ढ बोलते हैं ना जीभ बहुत घूमता है, इसके लिए इसको प्रयोग के आधार पर, बोलने के आधार पर मूर्धा में रख दिया गया। एक बोलिए त, एक बोलिए ढ। त में जो है ना जीभ बहुत मुर्दा नहीं है, और ढ में बहुत मुड़ रहा होगा। मुड़ने के आधार पर इसको रख दिया गया यहाँ पर। इस सब जीभ पर कला है सोचने का, ठीक ना। व्याकरण शास्त्री जो होते हैं बहुत दम ज्ञानी, वो इस सब का प्रयोग सही तरह से करते हैं। हम लोग वर्णों को, शब्दों को उतना अच्छा तरह प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई वर्ड हम लिखे, इसको कौन अच्छा लोग बोल पाते हैं? बताइए तो क्या लिखा हुआ है, ये कौन सही है? चारों लिखे हैं। चारों को पढ़ने वाले एक ही पढ़ेंगे कि कोई अंतर है पढ़ने में? लिखा हुआ अंतर है ना, सब में अलग अलग है, लेकिन इनमें सही कौन है? सही बोलती किसको है? फर्स्ट वालों को बोलते हैं इसको। चलो तुमसे तो पास कर गया, ठीक ना। यही बोलते हैं श्रृंगार। इसको श्रृंगार, एक सवाल लग गया है। ये जो श्रृंगार जब उच्चारण बोलेगा तो अलग अलग है, क्योंकि ईसा का उसके उच्चारण अलग है, उषा का उच्चारण अलग है। तो बोलने वाला पर निर्भर करता है, ठीक ना। उसी तरह से जीभ के अनुसार हुआ है। जीभ की ज्यादा मुड़ने के कारण उसको मूर्धा में रख दिया गया। चलिए आगे समझते हैं। दंत में त, थ, द, ध, न, ल, अस, ये सब को रखते हैं हम कुछ में दंत में। अब तब बोलिएगा तो तालु भी है, लेकिन ऑप्शन देगा ना तो नहीं रखेगा, ये तालु नहीं रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा उसका, क्योंकि इसका भी उच्चारण में दंत में भी आ रहा है। तो जीभ जब दांत के पास दम चल जाता होगा, जितने वर्ण है तुम वहां आएगा तो बोल कर कोशिश करना ढूंढने का, तुम्हारा जीभ जवाब देगा कि इसका आंसर कौन आएगा। अब बनाने वाला जो रहेगा ना ऑप्शन है नहीं दे सकता है, वो छोड़ेगा इसको ना तो कहेगा कि ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि तालु भी तो है। ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन ज्यादातर कोशिश करेगा प्राथमिकता देने का, तो किसको करेगा? वो दंत को। अब साम में आता है, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ इसको कौन सा बोलते हैं? उठो। दंत स। क्यों बोलते हैं दंत स? है लिखा हुआ ना दंत, तीनों सा अलग अलग है। आज के बाद फिर क्लास में हम खाली पूछेंगे, हम मारेंगे, बताएंगे नहीं। बैठो कि बताओ कौन सा कौन है, क्योंकि उच्चारण इसका ये है। मान लीजिए कि दे देगा कि स का, तो स तो तीन को होता है, और कौन सा देगा? ये वाला सा दे सकता है, ये वाला सा दे सकता है, ये वाला सा दे सकता है। ये तीनों में से कोई दे सकता है ना, तीनों तो एक साथ दे नहीं सकता, क्योंकि तीनों का अलग अलग प्रयोग है, बोलने का और उच्चारण का स्थान अलग अलग है। तो ये सा देगा तो ऑप्शन जरूर देगा ये वाला दंत। ऐसा भी देगा तीन को, कई कुछ को गलत तीन को बनाना है, ये वो सही बनाना है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं ओष्ठ वाला में। उ ई हर्षऊ है, दीर्घऊ है, प, फ, ब, भ, म, जैसे बोलते ऊ में देखे ओ सकता है, नहीं सकता है, पूरा नहीं सकता है। हाँ ऐसे कैसे निकल गया? ऊ देखो तो बोलो तो ओठ नहीं सट रहा है, ओष्ठ में पहले ही सट जा रहा है। हाँ वो बोले तो कैसा मुंह के साइड देखो तो यहाँ नहीं सटा,
होता है, सटता है। आ बोलो, ओठ नहीं सटेगा। आ बोलो, आ नहीं सटेगा। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वो है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब, पापा बाबा, जिसको हम कल बताए थे कि इसको कौन में शामिल करेंगे? पवर्ग में। चलिए बताइए जी, स्पर्श व्यंजन कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं या कौन कौन है? दोनों में कोई एक का जवाब दो। कौन दुनिया में रहती है पता नहीं। उठो जी, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। सोनू और विकास उठो। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? कौन बता रहा है? तुम कल था क्लास में? पढ़ाई नहीं करना है, याद करके आना चाहिए। चलिए आदित्य बताएगा। हाँ उठो तो, हाँ उठो। तू स्वर का समझ रहा था? क्या हम केवल इसी को पढ़ा रहे हैं? आप तीनों को नहीं पढ़ा रहे हैं? बैठो डाकू राक्षसी, बैठ। स्पर्श में 25 आए थे ना, जिसका अंतिम में पवर्ग बोले थे। तो पवर्ग में कितने हैं? राधिका उठो। टवर्ग में कौन कौन शामिल है? टवर्ग में हाँ, कौन नाटक? त्वर्गी नाटक। त्वर्गी नाथ से कोई एगो वर्ड बता तो। ऑनलाइन में जितने चल रहे हैं उनको भी शायद नहीं पता होगा कि त्वर्गी नाथ से कोई वर्ण होता है। या यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं चैलेंज करते हैं, नहीं बनेगा उसे। चैलेंज करते हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति बता दे ये ना से वर्ण है। सुना है कभी? नहीं सुनी होगी। बैठो हम बताते हैं। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम वर्ड है। संस्कृत में कुछ है, हम लिखते हैं उसको भले हिंदी में, लेकिन शुद्ध उच्चारण में जो लिखाता है ना, वो एक शब्द है नमोकार। ऐसे नमोकार, इसका सब सही शब्द है, यही शुरू होता है। लेकिन हम लोग लिखते हैं हिंदी में क्या है? इसे नमोकार। चलन में ज्यादा ये है लेकिन शुद्ध ये है। अब चलन में ज्यादा चल जाता है वही ना, हम लिखते हैं, बोलते हैं स्कूल। क्या स्कूल लिखाता है? लिखा स्कूल, स्कूल। इसी तरह से चलन में बात अलग है लेकिन सही में बात यह है। याद रखिएगा ना से यही शुरू होता है, ठीक ना? नमोकार। तो हम आशा करते हैं कि आपको उच्चारण स्थान अवर्ण से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसका उत्तर सही होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आए देखो ना भाई, कौन ना? टवर्ग में, टवर्ग में तो तालु में रख सकते हैं उसको। हाँ, इया, इया। अरे जैसे तुम पूछा है कुछ, हाँ एक दिन आज पूछा है ना, तो ना कभी जब बोलेगा ना तो तुम्हें 2-3 को वर्ण के मेल से होता है। तो बहुत सारे ऐसे व्यंजन है जिसका अभी तुमको पढ़ना नहीं है। हाँ, टवर्ग में तालु में रखना है। हाँ देखो यहाँ उच्चारण स्थान में कंठ तालु दोनों मिलाकर बोल दिया है। कंठ भी रहेगा और तालु भी रहेगा, जैसे कि ए, कंठ से भी आ रहा है और तालु से भी हो रहा है, इसलिए ए को रखेंगे। कंठोष्ठ दोनों आता है। ए देखो अंदर से भी आ रहा है, ए बोलकर जब रुकेगी ना तो जीभ ऊपर सट जाएगा, इसलिए इसको तालु बोला गया। ए आए। हाँ आगे कंठोष्ठ माने कंठ का भी प्रयोग रहेगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा इसमें। तो जैसे बोलो ओ, तो ओ अंदर से हवा रहा है, और वो जब बोलेगा ना तो जीभ जो है ना अच्छी में चलेगा, ओठ में सटेगा। जीभ में नहीं, ओठ नहीं सटेगा, माने ओठ सटने लगेगा। तो ये दोनों मिलकर बना है कंठ और ओष्ठ, जिसमें दो को आता है ओ और औ।
दंतोष्ठ, दंत भी और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा किसमें? वह बोल के जब अंत में रुकेगा ना तो जीव दांत में सर्च कर रह जाएगा। बोल तो अरे वह अवस्थ में नहीं आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। इसमें एक ही उदाहरण है वह। बताए कि संत, तुम बताओ वह कौन सा व्यंजन है? वह को हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। मारेंगे। उठो तुम, उठो बताओ जी। ऐसा बताया था ना कि ई वाला वो प्रोडक्ट देने के लिए, ये वाला वो प्रोडक्ट देने के लिए। तो वो हम बताएंगे। नहीं ना, वो याद नहीं आ रहा है। अंतहस्त बताए थे। नासिका में कौन कौन आते हैं? कल तो बताए थे। नासिका या अनुनासिक 5 गो है। अंग, इय, न और म। जैसे तुम देखो, इसको हम तालु में तो रखते हैं वर्ग में, एक खास करके विशेष में अगर त्वर्ग में आ जाएगा तो हम उसको किस में रखेंगे? नासिका में, या इसको बोलते हैं अनुनासिक। हाँ, तालु से। तब प्राथमिकता इसको देंगे। हाँ, इसको देंगे। नासिका नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा अनुनासिक वर्ण निम्नलिखित में से कौन है। उच्चारण नासिका है ना। जब देगा तो कौन व्यंजन है तो अनुनासिक देगा, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? अनुनासिका को। ये उच्चारण के अनुसार लिख देगा। नासिका मतलब नाक से आवाज आना, इसलिए नासिका लिख दिया है। हाँ, तो वर्ण अलग है, बाटल उसमें अलग है, उच्चारण के आधार पे अलग है। समझा बात? कैसे आंसर देना है, प्राथमिकता किसको देना है, ऑप्शन के अनुसार पर देखेंगे हम। हाँ।